का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने पढ़ लिया है ना, रिफ्लेक्शन पढ़ चुका है। आज जो है हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली, क्या है, जब भी रिफ्लेक्शन है, अगर हम लाइट का देखेंगे तो दो मीडियम की आवश्यकता होती है ना। तो ये जो टर्म ऑफ फिजिक्स है, ये दो मीडियम हम कहते हैं, एक रेयरर और दूसरा डेंसर। तो कभी भी लाइट जब पास होगी तो दो मीडियम के थ्रू पास होगी, तभी रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होना जरूरी है। अब ये मीडियम कैसे होगा, देखिए मीडियम कैसे होगा। ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर, ठीक है, और इधर एयर है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये एयर है। तो जो ये मीडियम, दोनों मीडियम का ये ट्रांजैक्शन पॉइंट हो गया, ये दोनों मीडियम का बिटवीन, इधर हमारा ग्लास स्लैब रखा हुआ है या ग्लास है, इधर एयर है। तो देखेंगे हम कंपोजिशन क्या है, जैसे मान लो कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। इसमें हम देख रहे हैं वाटर क्या है, लिक्विड है, तो डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की। यहाँ एयर क्या है ना, गैस है। तो एयर और वाटर में देखें गैस और ये लिक्विड, तो डेंसर कौन सा होगा, सीधे सीधे, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की एयर से, इसलिए डेंसर मीडियम कहलाएगा। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयरर है। तो ये एयर रेयर, एयर के लिए जब भी आएगा तो रेयर हो जाएगा, किसी के रिस्पेक्ट में आएगा, चाहे वाटर की चाहे ग्लास में, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में अगर रखे रहेंगे तो ये भी है, अगर एयर कहीं भी आ रहा तो रेयर होगा। क्यों? क्योंकि वो किसके रिस्पेक्ट लेंगे, या तो वाटर के या तो ग्लास के। और मीडियम ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट है ना, जिससे लाइट जा सकती है, आ सकती है। तो ये अब ऐसा नहीं कि लोहा लेके और एयर से कंपेयर कर देंगे, ये मीडियम नहीं होगा। मीडियम के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जो जिससे लाइट पास हो सकती है उसी में रिफ्रैक्शन शो होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए दो चीजें, पहली आवश्यकता है, दो मीडियम की आवश्यकता होती है। एक एयर हो गया, ये रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। यहां देखें, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रेयर मीडियम रहेगा, नीचे ही डेंसर मीडियम रहेगा, कोई भी सीक्वेंस में हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। ये तीन में से कोई भी दो लेके बनेगा मीडियम अपना। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो है रूल क्या कहता है, पहला रूल ये है कि जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ये डेंसर मीडियम है, यहां से रेयरर मीडियम में आई, तो पाथ एक्चुअली ऐसे सीधा सीधा होना चाहिए था, लेकिन पाथ सीधा नहीं होके वो गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से, ये नॉर्मल कहलाता है, ये 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो ये जो नॉर्मल है, जैसे पाथ लाइट का ये है, तो ये पाथ सिंपल सीधा जाके नहीं, ये गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जब होता है डेंसर से रेयरर में जाती है, और जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, वही फिनोमेना है ना। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन जब होता था लाइट के लिए, जब इमेज फॉर्मेशन होती थी तो जो पैरेलल आती थी, है ना, हाँ, वो फोकस से होके जाती है, जो फोकस से होके जाती थी वो पैरेलल हो जाती है। तो सेम वही कंडीशन तो लगनी है ना, यही है, वाइस वर्सा रूल है। अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से गोज अवे हो जाएगी। अब वही देखिए, हम देखते हैं उल्टा। अब क्या है, रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, अब क्या आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है। तो ये एक्चुअल में तो ऐसे पास जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। ये क्या हो गया, ऐसे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है ना। ये जो घटना है, जो ये इवेंट है, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड होती है, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जो फिनोमेना है, अब आपको ये देखने के लिए, ये आपका हो गया, जो जिधर से रे आ रही है, इधर से रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, ये नॉर्मल है, और इसके बीच के बनने वाला एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये जो था, ये
नॉर्मल है और ये ठीक है लाइट की जो रे है रिफ्लेक्टेड हो गई है, तो ये जो एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। इस तरह अपने को ये दो कॉन्सेप्ट मिला इससे। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। तो ये आई और आर, अब यहां से आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर से आ रही है रे, तो इंसिडेंट रे ये हो गई, नॉर्मल ये हो गया। तो आई कौन सा होगा? ये होगा। इंसिडेंस जहां से हो रही है वही रे, जहां से इंसिडेंस हो रही है वही एंगल जो है इंसिडेंट एंगल आता है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो आर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, नॉर्मल कौन सा है, और हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है। ये देखिए है ना, इंसिडेंट रे या नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल होगा। ये नहीं कि इसको आप एंगल दिखा देंगे, बता देंगे इंसिडेंट एंगल है, वो कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये रे जा रही है, तो रे ये जो जा रही है और ये नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल जो है रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये चीजें ध्यान में रहेंगी तभी हो पाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं अभी, उस प्रैक्टिकल को देखिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताएंगे। हमने ग्लास स्लैब लिया और ये ठीक है बोर्ड लेके, है ना, पेपर हमने थंब पिन से इसको अटैच कर दिया। उसके बाद हमने ग्लास स्लैब रखा और इसकी बाउंड्री मार्क कर ली, ताकि फिर जब हम दोबारा उठाएं तो ये उसी पे रख सकें और ये अपने को आसानी से, है ना, प्रैक्टिकल का रिजल्ट प्राप्त हो सके। ये हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है शो कर रहे हैं थ्रू प्रैक्टिकल, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ये हमने ग्लास स्लैब लिया हुआ है और दो हमने ये पिन लिया हुआ है, ठीक है, और इसी के सीध में अपन, है ना, बाकी इधर के दो पिन लगाएंगे। ये दो पिन हमने अटैच किया हुआ है। अब इसके सीध में देख के दो पिन लगाएंगे अपन, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटी को हम करते हैं, और ये करने के लिए हमें दो पिन और लगाने पड़ेंगे। दो पिन लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये बाउंड्री में है कि नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है। अब इसको हम इस साइड से ये पिन लगाएंगे। हाँ हाँ, ये इस साइड से पिन लगा रहे हैं। आदित्य उस साइड से एंगल लो, सीधे सीधे। हाँ, इस साइड से हम पिन लगा रहे हैं। आदित्य तुमको एंगल दिख रहा? दिखा? एक मिनट। ये सभी पिन सीध में है, यू गॉट इट। ये सभी पिन जो है सीध में है, बिल्कुल नहीं है। ओके, फिर से हम इसको अरेंज करते हैं। इधर अरेंज करते हैं। ये ठीक है, ये सीध में होगा। इस तरह हमें जो है डॉट कर लेंगे। ओके, गिव मी स्केल। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह हम देख लेते हैं कि ये जो लाइट था ऐसे इस पास से गया, ठीक है, बाहर में इस पास से जा रहा है। बाहर का पाथ इसका ये है लाइट का, रे का, और जो इनर में था वो ये पाथ था। इनर पाथ इस लाइट का ऐसा था। ये आप देखिए ऐसे रहा इस लाइट का टोटल पाथ, और यही है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि पाथ में कैसे डेविएशन होता है और फिर कैसे ये होता है। अगर हम एरो इधर से लेंगे तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है, और ये नॉर्मल अगर हम लेंगे ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। यहाँ भी ये एयर है, एयर से ये रेयर मीडियम हो गया, और ये डेंसर मीडियम है ग्लास स्लैब, तो डेंसर मीडियम में गया। फिर ये देखिए डेंसर मीडियम में गया तो नॉर्मल की ओर टूवर्ड्स बेंड हो गया। ये लाइट की रे देखिए इधर से जा रही है, जब डेंसर में गई है तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो गई। अब फिर डेंसर से रेयर में जा रही है। देखिए डेंसर में ये देखिए R1, ये मान लीजिए I1 है, ये R1 है, तो ये भी R1 होगा,
और ये, ठीक है, ई इमर्जेंट रे भी बोल सकते हैं, या है ना, ठीक है। तो ये इस तरह एंगल, ये इमर्जेंट एंगल हो गया, और ये अपने को, ये देखिए डेविएशन हो गया। ये देखिए एयर माने रेयर था और ग्लास है डेंसर था, तो रेयरर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल की ओर बेंड हुई है, और जब डेंसर से, ये डेंसर था पूरा ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब से जब ये बाहर की ओर गई है तो ये डेंसर से रेयरर हो गया, तो देखिए गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इससे अवे गई है। इस तरह हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। दैट्स ऑल। देखिए ऐसे सामान्य लाइट जो है, लेजर लाइट सीधी जा रही है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई मीडियम आ जाता है डेंसर या रेयरर, तो ऐसी स्थिति में इसका पाथ जो है डेविएट हो जाता है, और इस डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिए ये पाथ बिल्कुल सीधा है लाइट का, ये जा रही सीधी सीधी। अब देखिए हम ऑब्स्टिकल रखेंगे, है ना, जो ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइट पास हो सकती है, और ये हमारा जो है ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब हम रख रहे हैं, तो देखिए कैसे चेंज आएगा, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ये रे जो सीधी जा रही थी वो बेंड हो जाएगी। ये देखिए पहले जो इतनी डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस कैसी हो गई। तो ये यही जो एक्सपेरिमेंट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड हुई, जो नॉर्मल पाथ था उससे डेविएट हुई। ओके, ये हम दिखाने जा रहे हैं कि सिक्का कैसे तली में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हम सिक्का डाल रहे हैं, अभी देखिए बिल्कुल ये तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए जरा राइट से साइड व्यू, और नीचे करो, तो ये देख रहे हैं आप सिक्का जो है, जो बेस है उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी ये थोड़ा सा बेस से ऊपर दिखाई देता है। अगर हम इसका फोकस व्यू लेते हैं ऊपर से, अप साइड से, ये तो साइड व्यू है, साइड व्यू में भी आपको ऊपर से उठा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन जब अपर व्यू लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो भी बेस से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब हम देखने जा रहे हैं, देखिए एक रॉड है, इसको हम डाल रहे हैं वाटर में, ये देखिए जहां से है साइड से ये बेंड दिखाई देगी, साइड से साइड व्यू में ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बेंड दिखाई देती है, दिख रही है बेंड। तो ये इस तरह आपको ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये बेंड दिखाई देती है ना, ये सीधी नहीं दिखाई दे रही, लग रही टूटी हुई है ना, बीच से टेढ़ी है। तो ये जो टेढ़ा दिखाई होने का रीजन है, बेंड होने का रीजन है, वो सिर्फ ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये टेढ़ी दिखाई देती है। ओके, हाँ, तो अभी जो आपने प्रैक्टिकल देखा है ना ग्लास स्लैब वाला, तो ये आपके सिलेबस में भी है, बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ कि कैसे ग्लास स्लैब से ये जाती है रेज, और कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ये आपने एक्टिविटी देख ली अच्छे से। अब वो जो आपने सिक्का का उठा हुआ देखा, सिक्का कैसे उठा होता है, तो ये भी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल है। आपने जो रॉड को देखा बेंड हो गई थी, उसी तरह आप पेंसिल भी डालेंगे या पेन भी डालेंगे पानी में तो बेंड हो जाएगा, तो ये भी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, अब जो सन सेट होता है या सन राइज होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्चुअल जो है सन की कंडीशन है हमें नहीं दिख पाती है ना, हमें एबव या बिलो दिखाई देती है। तो ये भी जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये जो सभी आपने जो लाइट आपके सामने दिखी है ना, हमने ग्लास स्लैब रखा तो लाइट की रेज जो है बेंड हो गई, तो जो बेंड होना था वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। तो ये सभी इवेंट आपने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड देखा, और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर जो सिक्का का उठा हुआ होता है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो अपीयरेंट डेप्थ होती है, जो तालाब की होती है, जो एक्चुअल डेप्थ होती है, वो उसमें भी डिफरेंस आता है ना। इसलिए मछली जो होती है वो भी अगर तालाब के अंदर हरे तो वो भी जो एक्चुअल डेप्थ नीचे है, लेकिन जो दिखाई देती है अपीयरेंस वो ऊपर दिखाई देती है। तो फिशरमैन उसी हिसाब से है ना, उसकी एक्चुअल डेप्थ कहाँ पे है उस हिसाब से उसको वार करता है। तो ये सभी चीजें रिफ्लेक्शन इसलिए हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रिफ्लेक्शन का हो जाता है, क्योंकि डेली
यूजेस में या डेली है ना लाइफ में मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ रोल अदा करता है। तो इसलिए रिफ्लेक्शन हमारे लिए 10th में भी इंपॉर्टेंट है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th में भी है, और ये ज्यादा इलेबोरेट करके 12th में है और कम पार्ट जो है आपके 10th में दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको दोनों इसलिए अच्छे से पढ़ना है कि आपके लॉन्ग लाइफ चले और 2 साल बाद आप फिजिक्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप बायो लेंगे तो भी फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, अगर मैथ लेंगे तो भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये 10th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन से पीछा नहीं छूटने वाला है, और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम पार्ट है, और 12th में आपको रिफ्लेक्शन का रोल नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्शन जो है और मिरर फार्मूला का रहेगा रोल, मिरर फार्मूला आप प्रूव भी करेंगे, लेकिन 12th में रोल उसका ज्यादा मात्रा में इसी का है। इसलिए आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट 10th में ही एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो 12th में भी काम आता है और 12th में आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका इलेबोरेशन इसलिए हमने थोड़ा सा कर दिया, प्रैक्टिकल वगैरह भी इसलिए अच्छे से करा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं आप, तो अब जो है हम आते हैं, अब जैसे मान लीजिए इसको फिर से अपन समझने जाते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे रिफ्लेक्शन के लिए 2 लॉ है, वैसे रिफ्रेक्शन के लिए भी 2 ही लॉ है, ठीक है। तो अब वो 2 लॉ कौन से हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पे है। तो पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ जो है स्नेल्स लॉ के रूप में जाना जाता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, या म्यू भी कई जगह लिखा जाता है ना, या एन भी लिखा जाता है, ये बुक के ऊपर निर्भर है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ हमको इतना पढ़ना है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, और यही रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, यही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा इसके एंगल का रेशियो बताता है। साइन का मतलब साइन थीटा आप जानते हैं, मैथ्स में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है ना, अपोजिट, अपोजिट और परपेंडिकुलर दोनों होता है। तो अपोजिट बोल दो या परपेंडिकुलर बोल दो, बाई हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा होती है अपोजिट बाई हाइपोटेनियस। तो यहां पे अपोजिट क्या होगा, अगर ये एंगल ले लेंगे तो अपोजिट इसके सामने का हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये होगा। तो अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, इन दोनों साइड्स के रेशियो आई आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस लॉ के आधार पे अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो अब आप इसके आगे भी अपन देख सकते हैं, इसके आगे क्या है ना, इसके आगे है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके सिलेबस में भी है और ये आपको जानना भी जरूरी है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए अपन देखते हैं। अब अपन आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है हमें देखना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हम मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखिए, ये हो गया N21। दूसरे मीडियम के, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। मतलब मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट है, उसी के रेशियो को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप मीडियम 2 वर्सेस 1 कहेंगे। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप मीडियम 1 2 रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा V2 अपॉन V1, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये चीजें आपको पता चल गई, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप मीडियम अगर निकालना हो, है ना, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप मीडियम निकालना हो तो C बाई V। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दोनों कंडीशन में वही होती है। अब V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम।
ठीक है। तो डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, कैसा मीडियम है उसमें फिर इसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा होते रहती है। तो इस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू C/V, ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ जो सब्सटेंस है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना जानना, तो कुछ सब्सटेंस है जिनके अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रहे तो ज्यादा बेटर है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12th के बाद आप नीट देंगे या AIEEE देंगे, है ना, JEE एडवांस देंगे, मेंस देंगे, तो उसमें काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले सब्सटेंस एयर, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.3/0 और 3 लिख दो, 3/0 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। अब आइस की बात होगी, ठीक है, आइस की हो जाएगी 1.31, ठीक है। अब आइस के बाद आता है वाटर का, तो वाटर का आ जाएगा 1.33, याद रखेंगे। एल्कोहल का आ जाएगा, एल्कोहल का क्या आ जाएगा, तो एल्कोहल से अपने 36 का आंकड़ा है तो 1.36, याद रखना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कहीं भी जो है यूनिट नहीं होती है क्योंकि साइन I/sin R होता है, तो ये यूनिट कट जाती है। तो एल्कोहल के बाद अपना, है ना, एल्कोहल का 36 का आंकड़ा तो 1.36। फिर क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का हो जाएगा, है ना, क्राउन ग्लास का हो जाएगा 1.52, दिमाग में रखना। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए है डायमंड, डायमंड का हो जाता है 2.42। सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसलिए साइन करता है या चमकता है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये आप बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये आपके, है ना, क्लास का सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, इसलिए ये चीज पर ध्यान रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने बता दिया। ढेर सारे अभी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको ये यूजेस आएंगे, तो इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2.42 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होगा सब्सटेंस, तो आप बता दे सकते हैं डायमंड। तो इसके आधार पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, विच काइंड ऑफ सब्सटेंस इट इज, तो पूछ सकता है। और आप जब सॉल्व करेंगे, अब मान लीजिए 1.36 आ गया तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि ये क्या है, सब्सटेंस एल्कोहल आया है जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। तो इसलिए ये याद रखना, ये टेबल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें कुछ मेन सब्सटेंस है वो हमने बता दिया है, उसके अलावा आप पूरा टेबल याद करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप उसे लर्न कर लीजिए और मच बेटर है ये, है ना। 7-8 तो सब्सटेंस दिए हुए, 4-5 तो मैंने बता दिए, ठीक है। तो ठीक है, 6 बता दिए तो वो 7-8 है, 9-10 है मान लो, तो 4 और याद कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।